शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं 12th का सिलेबस। उसमें क्या क्या पढ़ना है इसको देखना है पहले, और 11th में क्या क्या पढ़ना था उसको लिख दिए थे, हम लिखा दिए थे ना। तो दोनों चलेगा, 11th भी चलेगा 12th भी चलेगा। 11th यदि नहीं पढ़ोगे तो 12th समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा माइंड से हटा दिया है, 11th नहीं पढ़ना है, उसको बहुत दिक्कत हो। देखना तुमको महसूस अपने आप हो कि हम क्या गलती किए, क्या सही किए, पता चलने लगेगा। पॉलीफॉर्म वाले सिलेबस और क्लास 12 सिलेबस और क्लास 12 क्लास का सिलेबस। तो यहाँ में 3 प्रकार का केमिस्ट्री है। कौन? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। 3 केमिस्ट्री यहाँ भी है। जैसे अलग में था फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, यहाँ तो सीधा। ठीक है, तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है उसको लिख देते हैं। तो लिखो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक रसायन। हिंदी नाम होगा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। तो इसमें पहला यूनिट होता है सॉलिड स्टेट। क्या होता है बच्चों? सॉलिड स्टेट। जब चैप्टर शुरू करेंगे तब सबका हिंदी में दिखाते जाएंगे। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, आपको सुना ही होगा। पदार्थ का 3 ही अवस्था होता है। कौन कौन? ठोस, तरल और एक भी अवस्था, और एक अवस्था प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है जानते हो? ठोस, तरल का इसको सब सुना है। प्लाज्मा सुने क्या होता है? सर प्लाज्मा द्रव अवस्था में रहता है क्या? जैसे देखो पानी को गर्म करते हो तो पानी को बाहर क्या गर्म है, लिक्विड है। इसको हीट करोगे तो वेपर बनेगा, तो ये गैस हुआ। तो पानी में क्या होता है? H2O, अनगिनत होगा ना। तो जब गर्म करेंगे तो H2 के बीच, H2O के बीच कौन कौन काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। H2 एक अणु दूसरे अणु से किस बंधन से जुड़ा है? हाइड्रोजन बंध। जब इसको हीट करेंगे तो सब अणु के बीच जो हाइड्रोजन बंधन बना हुआ था टूटने लगता है। सब अणु ऊपर भागना शुरू करता है। ठीक है, तो ऊपर भागेगा तो किस अवस्था में आएंगे? गैस। तो गैस अवस्था में आप फिर ज्यादा हीट करते जाएंगे। अब ये जो गैस बना, अब इस गैस को हम अधिक से अधिक हीट करेंगे, अधिक से अधिक हीट करेंगे, तब इसमें इसके अंदर भी परमाणु सब होगा। तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सब बाहर होना शुरू करता है। ज्यादा हीट मिलने से इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर होना शुरू कर देता है। तो उस समय इलेक्ट्रॉन बनेगा तो किस अवस्था में आ जाएगा? H+ आयन के रूप में। तो इसी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा। मैंने गैस को जब हीट कर, हाँ, गैस को हीट करेंगे फिर अवस्था आएगा, उसी का नाम होता है प्लाज्मा। सब आगे पढ़ोगे भविष्य में। तो सॉलिड स्टेट वाला टॉपिक हो गया। दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है सॉल्यूशन। दूसरा टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसको घोल कहते हैं।
सोल्यूशन नाम सुना होगा ना? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? होल विलियम। तीसरा टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चौथा टॉपिक होता है केमिकल काइनेटिक्स। और पांचवा टॉपिक होता है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये 5 टॉपिक है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है? इसमें नया बच्चा कौन कौन आया है? नया बच्चा तो नया है। यस सर। सॉलिड स्टेट पहला कितना टॉपिक है बताओ? 5 टॉपिक है। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें ये 3 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, चाहे तुम्हारा 12th का एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिशन का एग्जाम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो इसे तीनों को हम लोग पहले पढ़ें, तब इस चैप्टर पढ़ें, तब वो लास्ट। एक लाइन से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ना है ना? यस सर। है ना? जैसे हम लोग इसमें 11th पर कॉन्सेप्ट को लेते हुए पढ़, तो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है हमको पता है ना? अब ये हो गया फिजिकल। उसके बाद क्या रखोगे? ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक। क्या रखोगे बच्चों? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसको तो पता है सबको। यस सर। कल बताए थे, अरे वहां लिखा है ना? आप इसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 टॉपिक पढ़ना होगा। टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें 6 नंबर यूनिट, इनऑर्गेनिक किस नंबर से शुरू होता है? 6 नंबर यूनिट से शुरू होता है। तो 6 नंबर यूनिट में तुम्हारा है शॉर्ट में लिखते हैं, वैसे लंबा नाम है टॉपिक का। इसमें लिखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट शॉर्ट में लिखते हैं। हो गया क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। या शॉर्ट में लिखा है चैप्टर का। वैसे यदि पूरा चैप्टर लिखोगे तो लंबा है, क्या है देखो उसको भी लिखा देते हैं, नहीं तो तुम लोग खोजते रहोगे। द जनरल प्रिंसिपल्स and the processes of extraction
जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या हुआ इसका मीनिंग बताओ? जनरल का मतलब क्या होता है? समान। और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया विधि। ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब निष्कर्षण। ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का मतलब तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य विधियां और सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य विधियां और सिद्धांत। 7वां टॉपिक है, 7वां नंबर यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स एलिमेंट्स में भी है, एलिमेंट में भी है ना। तो पी ब्लॉक में कुल कितना ग्रुप आता है बता? 6 ग्रुप। तो एलिमेंट का सिलेबस में 6 ग्रुप में 2 ग्रुप के ही बारे में पढ़ना है, 4 ग्रुप पढ़ना है 12 में। 11 12 मिलाकर सब पी ब्लॉक कंप्लीट होगा। तो 2 ग्रुप 11 में पढ़ना होता है जो पढ़ेंगे हम लोग, और 4 ग्रुप 12 में पढ़ना। और इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, इसलिए इसको पूरा डिटेल से पढ़ना है ना। तो इनऑर्गेनिक जो शुरू किया समझे वाला उसको जो पढ़ रहे हैं उसी को ये चैप्टर समझ में है। जो नहीं पढ़ रहे हो उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है ये ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद 8 नंबर यूनिट है बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 8 नंबर क्या है? बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे ना, उसमें 4 ब्लॉक था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो जिसमें एस ब्लॉक 11 में पढ़ना है, पी ब्लॉक का 2 ग्रुप 11 में पढ़ना है, बाकी पी ब्लॉक का 4 ग्रुप 12 में पढ़ना है, और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के टोटल 12 में पढ़ना डिटेल। और 9 नंबर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये टोटल 4 यूनिट किसमें आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The general principles and processes हो गया। D block and F block elements coordination compounds। पहले कोई भी चीज को पढ़ने के पहले उसको जानकारी चाहिए ना, हमको क्या क्या पढ़ना है। हम अपने मन से पढ़ाते जाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा क्या है, तुमको आइडिया ही नहीं चलेगा हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पूछने वाला है। इसमें पहले सिलेबस चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। हो गया? ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब चलो ऑर्गेनिक बताते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर 7 टॉपिक है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ना पड़ता है 12th क्लास में, समझ गए। और 11th में सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक, उसके बाद ऑर्गेनिक। और 12th में ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा, तब फिजिकल, तब इनऑर्गेनिक सबसे कम। तो इसमें 10वां यूनिट से शुरू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
9 नंबर तक था ना उधर, ये 10वां से शुरू होता है। हाइड्रो अल्केन्स, हाइड्रो अल्केन्स एंड हाइड्रो एरेन्स, हाइड्रो एरेन्स। 11 नंबर है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एंड ईथर। 12 नंबर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 13 नंबर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, जिसको एमीन कहा जाता है, एमीन, एमिक्स आइसोसाइनाइड सब आता है। 14 नंबर बायोमोलिक्यूल्स, क्या होगा, बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिलेबस है, साइंस में, मैथ्स में, फिजिक्स में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में चारों, तो सबसे ज्यादा सिलेबस केमिस्ट्री का होता है। टोटल 16 चैप्टर है इसमें, 16 चैप्टर। बेटा ने बोलो, जब ऑर्गेनिक शुरू करें तो सब दिमाग में सेट हो जाए। हाइड्रोअल्केन एंड हाइड्रोएनिक्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर पाओगे ऐसा। नाइट्रोजन डेरिवेटिव, इसको एमीन बोलते हैं। उसके बाद क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन होता है ना, वैसा है बायोमोलिक्यूल, जिससे जीवों का निर्माण होता है, जिससे जीवों का निर्माण होता है। उसी सब पदार्थों को क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। उसके बाद 15वां नंबर यूनिट है बच्चों पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। 16 नंबर यूनिट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ मतलब हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या महत्व है, ये सब पढ़ना है। इसमें दवाई सब के बारे में पढ़ना है, कौन बीमारी में कौन सा दवाई, ये सब पढ़ना होता है। इसके अलावा मतलब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो झोला छापा कर बन जाओ। काम समय झोला छापा नहीं होता है ना, बहुत सा फोन कमाता है, अच्छा अच्छा कमा लेता है। वहाँ भाई है, कहाँ पर आता, गाँव में। सर अगर झोला छाप नहीं रहेगा ना, गरीबों का हालत खराब हो जाएगा। हाँ सही बात है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बढ़िया झोला छाप बन जाओ, पूरा कंप्लीट नॉलेज, जनरल प्रैक्टिस। जबकि हम तो इस लाइन से जुड़े थे ना, तो हमको इसके बारे में पूरा नॉलेज है, पूरा डिटेल से बताएं, कोई बीमारी के बारे में।
ये टोटल कितना यूनिट है बताओ? 16 यूनिट है। तो टोटल 7 यूनिट है केवल ऑर्गेनिक में, देख लो है ना 7 यस है ना 7 यूनिट। यस और इनऑर्गेनिक में 4 यूनिट, 7 से 11 और 5 यूनिट है फिजिकल में, 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। पहले कौन सा स्टार्ट? तो बच्चों की संख्या को देखते हुए अभी ऑर्गेनिक शुरू करना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चा आउटसेट रहेगा या जो भी नया बच्चा आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम अभी फिजिकल शुरू करें। तो फिजिकल में दूसरा यूनिट है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़ना है, तुम लोग को डिटेल से हम पढ़ाएंगे, तुमको हम बोर्ड लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक का पढ़ाएंगे, है ना। कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, यदि बढ़िया से पढ़ोगे तो तुम्हारा सारा तैयारी हो जाएगी। जो ढंग से पढ़ोगे उसको अनुभव होगा सही में है क्या है। आज जो आना एक दिन आया 2 दिन गया, घर पर भी मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होना नहीं है। तो अमेरिका भी चले जाओ पढ़ने के, यदि आप में से नहीं पढ़ोगे तो कुछ होने जाने का कहीं भी चले जाओ। कहीं में रहकर तुम यदि मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस हो जाओ, जहाँ में भी रहकर पढ़ोगे सक्सेस कर जाओ। मेहनत करना हो। मेरे मोहल्ला में एक लड़की थी, उसको मिल का दुकान है, आटा चक्की सब गेहूं पिसाता है, धान सुनता है, ये सब चक्की है। तो हम कभी गेहूं लेके जाते थे किसाने, उसको देखते थे चक्की चलाते हुए, तो हम सोचते थे क्या पढ़ेंगे सब, कुछ कर पाएंगे सब, हमेशा कामें करती है। लेकिन वो मैट्रिक में 5th पोजीशन मैट्रिक पूरे बिहार, 5th पोजीशन, और इंटर में 9th पोजीशन मैट्रिक पूरे बिहार। अब फर्स्ट के बाद में IIT पास कर, IIT एडवांस, अभी गुवाहाटी में पढ़ रही है, अगर घर में नहीं आपको मेहनत किया मेरा घर में रहकर पढ़ रही है। तो शुरू करते हैं, निकालो नया कॉपी है ना, या कोई प्रॉब्लम आया हो तो नया कॉपी ले लेना 14 नंबर का, उसी में जाके तुम उतारना, फेयर कर लेना, फिर उसी करेंगे। हाँ, या यदि कोई डायरेक्ट फेयर करोगे तो ठीक है, मोटा कॉपी ले लो, रफ ना है तो पतला कॉपी में चले, ठीक है ना। और लिखो फिजिकल केमिस्ट्री, क्या लिखोगे? फिजिकल केमिस्ट्री। और इस टॉपिक का क्या नाम है बच्चा? यूनिट नंबर कितना है? 2। क्या नाम है टॉपिक का? सॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विलियम। हिंदी में क्या कहेंगे? या घोर, विलियम या घोर। देखो कौन है, कौन है बच्चा? कोई बच्चा का साइकिल में चाबी छूट गया था, चाबी हम खोल कर रख दिए, समझ गया? नया साइकिल, नया नाम का एक साइकिल है। सॉल्यूशन का हिंदी क्या है? विलियम। या दूसरा नाम घोर। हमने कहा घरेलू नाम है घोर, और केमिस्ट्री का भाषा में क्या है? विलियम। तो एक ही चीज है, क्या होता है घोर। जैसे
जल में तुम चीनी डाल दो, जल में क्या डाल दो? चीनी। तो जल का सूत्र क्या? और चीनी का सूत्र? तो जल में जब चीनी डाल देंगे तो क्या होगा? भूल जाएगा। चीनी घुल जाएगा। यस सर। घुल जाएगा ना? तो ये कहलाया मिश्रण। क्या कहलाया? कैसा मिश्रण होगा? समान मिश्रण। कैसा मिश्रण? इसे जब पढ़े थे समान मिश्रण बनेगा। होमोजीनस मिक्सचर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? होमोजीनस मिक्सचर कहेंगे। अब फिर जल में तो मिट्टी डाल दो, क्या डालो? मिट्टी, बालू डाल दो, बालू, मिट्टी में बालू। और ये जल H2O हो गया, बालू का सूत्र एसाइड, वाटर का सिलिकॉन ऑक्साइड। बालू का क्या सूत्र होता है? एसाइड और तो सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये भी मिला दोनों तो मिश्रण बन गया। लेकिन ऐसा मिश्रण समान मिश्रण बनेगा। जल में मिट्टी घुलेगा? नहीं घुलेगा। नीचे बैठ जाए। नीचे बैठ जाएगा। उसी को विस्मान मिश्रण बोलते हैं। मतलब जो समान मिश्रण होगा उसी को विलयन कहा जाता है। विस्मान मिश्रण को विलयन नहीं कहा जाता। तो इसमें इस विलयन में इस समान मिश्रण में कितना पदार्थ मिला हुआ? दो पदार्थ। दो से ज्यादा भी मिला सकते हैं। जैसे शरबत बनाना, तो शरबत में आते क्या करता है? जल में चीनी डाला, नींबू का रस मिला देता है, स्वाद से रसना डाल देता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ भी मिला सकते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन विलयन का परिभाषा होगा दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो विलयन का परिभाषा देने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? समान मिश्रण। खाली मिश्रण बोलोगे तो नहीं होगा, है ना? होमोजेनियस मिक्सचर, the homogeneous mixture of two or more compounds, the homogeneous mixture of two or more compounds is called solution. या ऐसे भी है परिभाषा, जैसे जल में हम चीनी डालते हैं तो जल केवल घुल जाता है, नया चीज नहीं बनाता है क्या? नया चीज नहीं बनाता है। मतलब समान मिश्रण जब बनता है उसमें जो भी पदार्थ मिलाते हैं आपस में रिएक्शन नहीं करता है, आपस में कोई नया चीज नहीं बनाता है, तभी वो सॉल्यूशन होगा। जैसे दूध है, दूध में खट्टा डाल दो क्या फट जाता, रिएक्शन कर गया, उसमें छेना अलग हो गया, पानी अलग हो गया, वो समान मिश्रण नहीं हुआ, विस्मान मिश्रण हो गया। इसलिए रिएक्शन करने वाला मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। जो आपस में रिएक्शन नहीं करेगा वही क्या होता है? सॉल्यूशन। जल में नमक डाल दो तो भी क्या होगा? घुल जाएगा, वो भी सॉल्यूशन होगा। अच्छा एक बात, सॉल्यूशन का मीनिंग तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि जल में कोई भी चीज मिला देंगे तो विलयन होगा, ये दिमाग में है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठोस विलयन भी हो सकता है, तरल विलयन भी हो सकता है, गैस विलयन भी हो सकता है। जैसे वायुमंडल में गैसों का मिश्रण बना हुआ है, वो भी एक विलयन है, सॉल्यूशन। जैसे कांसा का बर्तन, कांसा नाम सुना ना? कांसा किससे बनता है? कॉपर और टीन से बनता है, कॉपर और टीन। तो कॉपर तुम्हारा क्या है? ठोस धातु है ना, और टीन भी क्या है? धातु ठोस है। तो दोनों ठोस से ही बना हुआ है, और ऐसा मिला रहता है दोनों कि उसमें कॉपर कौन है, टीन कौन है पता नहीं चलता है। चलता है ना? पता चलता है। वो भी कांसा का बर्तन भी एक विलयन है, सॉल्यूशन। मतलब जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ समान रूप से मिल जाता है, समान रूप से मिल जाता है, उसी को विलयन बोलते हैं। जैसे जल में अल्कोहल डाल देते हैं, जल में अल्कोहल में शराब हो गया, जल में शराब हो जाता है, वो भी क्या है? विलयन है। तो जल भी द्रव है
और शराब की तरफ है, तो वो द्रव में द्रव का विलयन, द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण, वो भी क्या है, गैस का मिश्रण है, गैस का विलयन है। कैसा विलयन है? तो विलयन तीन टाइप का हो सकता है, कौन कौन? ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस का विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिर आगे 9 प्रकार का पढ़ेंगे। सॉल्यूशन कई तरीका का होता है, कई प्रकार का होता है, सब क्लियर करना है, समझ गए? तो बुक में तो आपको 2-3 टाइप दिया हुआ है, यहाँ जितना होगा सारा हम बताएं। तो आप देखो सॉल्यूशन का परिभाषा है समझ में, क्या बोले परिभाषा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को क्या बोलते हैं? या दूसरा परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण जो आपस में अभिक्रिया नहीं करता है, सॉल्यूशन का नाम। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन बोलते हैं, अथवा 2 या 2 से अधिक आपस में अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समान मिश्रण को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। समान सॉल्यूशन में चाय समान सॉल्यूशन सर, वो रिएक्शन करके चाय बनाना, जैसे पानी और रिएक्शन पर रट बदलता है, रट बदलता है, रिएक्शन पर स्थिति चेंज हो, मतलब से रूप चेंज कर, कलर होता है चाय में, क्या होता है कलर, वो मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, तो मिला है, चीनी भी मिला है, चाय का कलर होता है, वो चेंज करता है। जैसे जल में हम लोग रंग डालते हैं, जल में क्या डालते हैं? रंग, तो क्या रिएक्शन करे हो, भूल गया तो कार्बाइन हो गया, कलर बना दिया, वो रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन का मतलब कोई नया चीज बना देना, जो मिला है तो उसको नहीं रहना, अलग चीज बना देना। जैसे दूध में क्या डाले? खट्टा, अलग हो गया। यहाँ पे बहुत सारा है, देखिए बोली को परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? होमोजेनस मिक्सचर। इंग्लिश टर्म भी लिखना है, समझ आएगा। बहुत अच्छा इंग्लिश पर ध्यान नहीं देता है, कमजोर हो जाओ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को, होमोजेनस मिश्रण को क्या बोलते हैं बताओ तो? सॉल्यूशन, मतलब विलयन, सॉल्यूशन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को सॉल्यूशन कहा जाता है। याद हो गया ना? देखो ऐसा दिमाग लगा के पढ़ो, ऐसा ध्यान से पढ़ो कि क्लास में ही 80% याद हो जाए, है ना? घर में जाकर थोड़ा सा देखो, कंप्लीट हो जाए। याद हुआ? बोलो, अपना भी भाषा में पढ़ सकते हो, जन्म में हम जो लिखे वही सही है, तो अपना भी तरीका से लिख सकते हो, नहीं होगा क्या? दूसरा परिभाषा क्या बोले? 2 या 2 से अधिक आपस में अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समान मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। तो लिख लो अथवा करके, अथवा 2 या 2 से अधिक आपस में अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समान मिश्रण को
समान मिश्रण को क्या कहते हैं बोलो? सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल बताओ, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? चीनी और चीनी और नमक का घोल। सही बात है, चीनी और नमक का घोल तो होता है। चलिए एग्जाम्पल, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण। इसके अलावा जल और नमक का मिश्रण, नमक का मिश्रण बहुत सारा है। ऐसा बोलना है जो आपस में घुल मिल जाए, रिएक्शन नहीं करे। अच्छा, जल और मिट्टी का मिश्रण होगा? नहीं होगा। दूध और जल का हो जाएगा। दूध और जल का दहन तो क्या करता है? मिक्स कर देते 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला देता है, मिलाता है ना। कटिहार में यही दूध पसंद करता है। आज जो नहीं किया है शुरू से पानी ही पी रहा है, वही तो अच्छा लगेगा ना। गाढ़ा दूध लेकिन गाँव का आदमी जो प्योर दूध पीता है उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब अच्छे लिख सकते हो, जल और यूरिया का मिश्रण। यूरिया नाम सुने हो ना? जल और यूरिया का मिश्रण। बहुत सारा एग्जाम्पल है। बेंजीन में नैप्थलीन का मिश्रण। बेंजीन में नैप्थलीन केमिकल है सब। बेंजीन ऑर्गेनिक में, बेंजीन में नैप्थलीन, नैप्थलीन का मिश्रण। बेंजीन में नैप्थलीन का मिश्रण। और भी एग्जाम्पल हो सकता है। जल में इथाइल अल्कोहल का मिश्रण या जल में अल्कोहल का मिश्रण बहुत सारा है। ये सारे क्या है बच्चों? सॉल्यूशन है। जैसे घर में किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन समझते हो? पेट खराब हो जाता है, उल्टी पैखाना हो जाता है, तो बोलता है कि नमक चीनी का घोल पिला दो। होता है ORS। बाजार में खरीदे तो ORS बोलते हैं। और घर में जब बनाते हैं चीनी नमक जल को घोल के पिला देते हैं, वो भी क्या है? सॉल्यूशन क्लियर है कि ना बोलो? हो गया? बोलो बोलो। तुम लोग वहां बैठ गया है लड़की के पीछे, मना किया था ना, लड़की के पीछे नहीं बैठता है। अच्छा, पिछले क्लास में कौन बच्चा फोटो खींच रहा था जी? हम कहते बाथरूम कौन फोटो खींच रहा था वहां से? तुम लोग था इसमें क्या? दीपक था। पकड़ा जाए तो मार खा जाओगे। और क्या, जो कंप्लेन करेगा घर में, जो लड़की कंप्लेन करेगी घर में जाके, तो घर में ला के कुछ मारता है क्लास में बोल के। 2 बार घटना हो गया है। ऐसा नहीं मारता है। हाँ, ये तो पिछले पहले 10-15 दिन पहले का बात। सर लाइब्रेरी में भी जगह हुआ है। लाइब्रेरी में। हाँ, तो वही उसी तरह कोई लड़की को पैर में मार दिया कोई लड़का, तो घर में जाके कंप्लेंट की, वो हमको नहीं बोली कुछ। तो घर वाला आके, वो तो मेरा स्टूडेंट निकल गया तब बच गया। 3-4 आदमी आया था, अब बंदूक लेके आया। सीधे पोता मारिए कहीं से। मेरा स्टूडेंट था तो लिहाज रख लिया, तो मार देता।
पिछले साल क्लास में घुस के इतना मार मारा था, वही पैर मार दिया था, इतना मार मारा था, सब मुंह हाथ फुला दिया था। आता है तो सीधे मोबाइल करता है, वीडियो कॉलिंग करता है, पहचान मारता है कौन लड़का है, पहचान लगती है, पुष्ट मारता है। इसलिए सब आदत भूल जाओ हमेशा। वहां बोले थे एक पेट छोड़ के बैठना, उधर एक पेट छोड़ के बैठना। फोटो खींचना नहीं है क्लासमेट से का, समझ गए ना? इस सब आदत भूल जाओ। पढ़ने आते हो पढ़ के जाता थे, लपंगार का काम करोगे मार खाओगे। तुम लोग पीछे बैठ जाओगे, देखने में बहुत शरीफ लगेगा, अंदर से खतरनाक होता है। हाँ। और साइज का लड़का होता है ना, एक लड़का के काम सारा बदनाम होता है, एक गड़बड़ है सारा बदनाम। तो चरित्र अपना सुधार के रखो, तभी आगे बढ़ोगे। चरित्र गड़बड़ करोगे तुम्हारा लाइफ में गड़बड़ होगा। चरित्र ठीक है वो सक्सेस करेगा, वो परमानेंट बेटा है। सॉल्यूशन समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखो सॉल्यूशन में कितना पदार्थ भाग लिया, 2002 से। तो सॉल्यूशन बनाने में जो पदार्थ हम यूज करेंगे, जैसे शरबत बनाते हैं, तो शरबत में क्या क्या लेते हैं? या चीनी लेते हैं, या स्वाद के लिए अलग से कुछ डालते हैं। तो जो भी पदार्थ मिलाते हैं सॉल्यूशन बनाने में, तो उन पदार्थों को उस सॉल्यूशन का अवयव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अवयव, जिसको इंग्लिश में कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव का दूसरा हिंदी होता है अंग। क्या होता है? अंग। तीसरा हिंदी होता है घटक। घटक जैसे शरबत बनाए, जल, चीनी, नमक। जल, चीनी, नींबू। तो जल एक घटक हुआ, चीनी दूसरा घटक हुआ, नींबू का रस तीसरा घटक हुआ। 3 घटक है, इसमें 3 कंपोनेंट है। ऐसा समझ में? इससे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के निर्माण में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कंपोनेंट्स कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? अंग या अवयव या घटक। तीनों का इंग्लिश क्या होगा? एस्पेक्ट में कभी कोई स्टार देगा। सॉल्यूशन मतलब बिलियर्ड। बिलियर्ड में भाग लेने वाले सॉल्यूशन में भाग लेने वाले पदार्थों को अवयव या घटक या अंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट कहा जाता है। सॉल्यूशन में भाग लेने वाले पदार्थों को अवयव, घटक, अंग, कंपोनेंट कहा जाता है।
गया बोलो? अब सुनो, सॉल्यूशन में भाग लेने वाले कंपोनेंट की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। जैसे शरबत में हम साधारण जल और चीनी लिए तो कितना कंपोनेंट होगा? तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है? बाइनरी, द्विअंगी घोल। द्विअंगी घोल, दो ही अंग है उसमें, ठीक है? हाँ, द्विअंगी घोल, द्विअंगी गिलियन जो बोलो। और जिसमें 3 कंपोनेंट है, जैसे जल में चीनी डाले, नमक डाले, 3 कंपोनेंट हुआ, उसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? त्रिअंगी घोल, मतलब इसमें 3 अंग होगा। जल, चीनी, नमक और नींबू का रस डाल, 4 कंपोनेंट हुआ, उसको कहा जाता है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी, 4 अंगी घोल, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। 5 कंपोनेंट आते हैं तो उसका अस्तित्व नहीं रहता, फिर नया चीज बन जाता है ना? मैक्सिमम कंपोनेंट की संख्या के आधार पर मैक्सिमम 3 ही प्रकार का सॉल्यूशन होता है, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। समझ में? ये सॉल्यूशन का प्रकार किसके आधार पर बता रहे हैं? कंपोनेंट की संख्या के आधार पर। कंपोनेंट के संख्या के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। और बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी। क्लियर हुआ? तो लिखो हेडलाइन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। में कि कंपोनेंट समझ जाओगे ना? यस सर। कंपोनेंट्स की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट्स की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार बताओ? बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा प्रकार टर्नरी सॉल्यूशन। और तीसरा प्रकार क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी।
हो गया बच्चों? अब पहला नंबर क्या है? तो किसको कहा जाएगा बाइनरी बता? जिसमें दो कंपोनेंट्स भाग लिया एक ने लिखो पहला नंबर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इसको कहते हैं द्वि अंगी गोल। क्या कहेंगे? द्वि अंगी गोल। द्वि में दो, अंगी मतलब क्या? हाथ, कंपोनेंट, सब्जेक्ट, घटक जो बोलो। तो इसका परिभाषा हो जाएगा दो कंपोनेंट से बने सॉल्यूशन को, बने सॉल्यूशन मतलब विलियन को क्या कहते हैं बोलो? बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जल और चीनी का विलयन, जल और चीनी का विलयन। जल और चीनी का मिश्रण क्या होगा? जल और चीनी का विलयन बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा नंबर था टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसको कहा जाएगा बता हिंदी में? त्रिअंगी घोल। अंगी घोल, त्रिअंगी घोल। क्या का प्रयोग? तीन अवयव से मिलकर बने विलयन को ही त्रिअंगी घोल। इसका परिभाषा हम यहाँ लिखते हैं। दो के जगह क्या उसका करना है? और फाइनल के जगह टर्नरी करना होगा। जब चीनी और नमक का विलयन, नमक का विलयन। जल, चीनी और नमक का विलयन, यह बात तीन चीज से बना हुआ सॉल्यूशन। हो गया बोलो? वाटर गणित का क्या होगा? इसको तीसरा नंबर वाटर गणित सॉल्यूशन। वाटर गणित सॉल्यूशन। हेलो
कौन क्लास? अब 10 बजे थोड़े क्लास हो, तो 8 बजे से हो गया है। क्लास हो रहा है। हाँ हेलो, प्रणाम। कौन क्लास? अरे 11 का क्लास 8 बजे हो गया है ना आज, 10 बजे वाला समाप्त कर दिया है ना, भूल गया था। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझता। चिट्ठी भेजना पड़ेगा। गलिको क्वार्टर करी वहाँ कर घड़ी एक से एक स्टूडेंट होता है, साइकिल से आएगा क्लास करने और छुट्टी होगा साइकिल छोड़ के चले जाता है घर। ये घर से फोन करेगा, सर आप साइकिल छोड़ के चले, हमारा साइकिल है तो ऐसा सब है। यही था तो यही था। तो क्या बोलते हैं, चार अंगी कोड, चार अंगी बिलियन या गोल जोड़। तो क्या होगा इसका अपनी भाषा बता? चार कंपोनेंट से बने विलियन को क्या कहते हैं बोलो? विलियन को क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ? जल, चीनी, नमक एवं पोटासियम क्लोराइड का मिश्रण। पोटासियम क्लोराइड KCl का मिश्रण। नींबू का रस भी ले सकते हो, नींबू नहीं, नींबू का रस। तो ये क्या हो गया बता? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में दिमाग में सेट हुआ आपका? यस सर। क्या सेट हुआ? सॉल्यूशन किसको कहेंगे बताओ? दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को, या दो या दो से अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों के समान मिश्रण को सॉल्यूशन में जो भी पदार्थ भाग लेता है, अवयव या घटक या अंग, जिसको कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन कौन कौन? अब है कि तीन प्रकार के सॉल्यूशन में हम लोग के सिलेबस में 12th क्लास के लिए या तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम के लिए केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। वैसे जानकारी हमने दी है सॉल्यूशन का प्रकार, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड बात ही पढ़ना है। आगे बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब करोगे तब टर्नरी क्वार्टरनरी पढ़ते रहना। तो अभी क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। को बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट था बच्चों? दो कंपोनेंट होते हैं।
इस दोनों कंपोनेंट का स्पेशल नाम दिया जाता है। इस दोनों कंपोनेंट का स्पेशल नाम देते हैं, ठीक है। तो एक कंपोनेंट का नाम है तुम्हारा सॉल्वेंट। क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और एक कहलाता है सॉल्यूट। इसको हिंदी में विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलायक। और इसको विलय बोलते हैं, या इसी को घोलक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? और इसको घुलके कहते हैं। इसी दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और इस दोनों को इंग्लिश में सॉल्यूट। मतलब बोल सकते हो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन? टर्नरी भी बन सकता है, क्वाटरनरी भी बन सकता है। या हिंदी में जाएंगे तो विलायक प्लस विलय मिलकर विलयन होता है। विलायक प्लस विलय मिलकर विलयन होता है। और घोलक प्लस घोल मिलकर घोल होता है। नहीं हुआ? यस सर। क्लियर बात में बोलो। जी सर। सॉल्यूशन में मुख्य दो ही पार्ट माना जाता है, एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट। जैसे अब सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, यह भी समझ में आ जाएगा बड़ी भाषा में। पहले इसको लिखो। क्या लिख लिया इसको? मतलब तुम इसको प्रूव कर सकते हो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलकर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन होता है। कोई भी सॉल्यूशन होगा, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सब। तो कोई भी सॉल्यूशन का दो ही मेन पार्ट होता है। कौन कौन? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और इसी को हिंदी में बोलेंगे तो क्या? विलायक प्लस विलय। तो मिलकर क्या होगा? विलयन। क्या होगा? उसी तरह घोलक प्लस घुलने मिलकर क्या होता है? घोल। ग्रुप हो गया तुम्हारा। लिख लो उसको, लिख लो नॉलेज के लिए। कोई भी सॉल्यूशन में दो ही मेन कंपोनेंट माना जाता है। कौन कौन? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट कौन होगा, ये समझना है। सॉल्वेंट किसको मानेंगे, सॉल्यूट किसको मानेंगे? जैसे देखो ये जल है तुम्हारा। जैसे हम शरबत बनाते हैं तो शरबत में जल लेते हैं और चीनी लेते हैं। तो शरबत में जल ज्यादा मात्रा में होता है कि चीनी? जल। तो सॉल्यूशन में हुआ तो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मात्रा ज्यादा होता है उसी को सॉल्वेंट ऐसा माना जाता है। लेकिन मेन एक्चुअल कौन है सॉल्वेंट, तो सुन लो। जैसे चीनी मिला है तो चीनी कम मात्रा में होगा तो चीनी तुम्हारा सॉल्वेंट कर है। या दूसरा तरीका से जो सही तरीका है, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को भुला देता है, जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को भुला देता है, इसमें कौन भुला रहा है? पानी किसको भुला रहा है? तो जो किसी दूसरे पदार्थ को भुला देता है वही सॉल्वेंट होता है। वह ज्यादा हो या कम हो से मतलब नहीं। आज जो घुल जाता है, जो पदार्थ किसी पदार्थ में घुल जाए, आज जो किसी पदार्थ में घुल जाता है उसी को कहते हैं सॉल्यूट। घोलक माने किसी को घुलाने वाला, घुलने माने घुलने वाला, घुलने माने घुलने वाला।
विलायक में अपने आप में समा लेने वाला, मिलाने वाला, विलय में मिल जाना, विलीन हो गया, मिल गया, नहीं बन गया। तो सॉल्वेंट का किताब से हमें जो परिभाषा दिया हुआ है कि सॉल्यूशन में अधिक मात्रा वाले कंपोनेंट को ही क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। कम मात्रा वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का पहचान हो जाएगा। और ये भी बोल सकते हो कोई भी पदार्थ जब किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाएगा तो जो घुलेगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसमें घुल जाएगा वो सॉल्वेंट होगा। ये बोल सकते हो सॉल्वेंट का परिभाषा सॉल्वेंट क्या। अच्छा एक बात और, तो यहाँ जो हम लोग शरबत बनाए थे जल और क्या दिए थे? चीनी। इसमें जल क्या काम है? सॉल्वेंट। चीनी क्या काम है? सॉल्यूट। अब जैसे जल है तो जल में हम चीनी भी डाले, नमक भी डाले और नमक भी डाले। चीनी नमक हो गया सॉल्यूट और जल हो गया सॉल्वेंट। तो चीनी नमक दोनों में घुल जाएगा इसमें। तो जो भी पदार्थ दो या दो से अधिक जो भी पदार्थ घुल जाएगा ये सारा सॉल्यूट होगा। ये क्या नाम है? सॉल्वेंट। आना समझ में? यस सर। कंपोनेंट की संख्या दो से ज्यादा होगा, लेकिन जो भी कंपोनेंट घुल जाएगा एक हो या दो हो, दो से अधिक हो, वो सॉलिड कहलाएगा और जिसमें घुल जाएगा सॉल्वेंट। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट होगा। इसका मतलब जो ज्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा, बाकी 3 कंपोनेंट जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। ऐसा समझ में? इसलिए सॉल्यूशन का मुख्यतः 2 ही भाग होता है। कौन कौन? सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट का परिभाषा लिखो। सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? तो लिखो सॉल्यूशन में उपस्थित अधिक मात्रा वाले कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहा जाता है। या कोई जो पदार्थ किसी को भुला देता है वो सॉल्वेंट होता है, इसे बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो, जल और चीनी के विलयन में सॉल्वेंट कौन है बताओ? जल और चीनी के विलयन में जल सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट का काम करता है जल और चीनी के विलयन में जल सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। तुम आता है समझ में? तुम पढ़ने नहीं आता था, छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही घर चले गए। एग्जाम हुआ था ना, मेरे को काम था। वो क्या मिटाते हैं? और सॉल्वेंट का क्या परिभाषा बता? सॉल्यूशन में उपस्थित अधिक के जगह तो लिख लो, अपने से लिख लो, कम मात्रा वाले कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है।
जल और चीनी के विलयन में चीनी सॉल्यूट का काम चीनी सॉल्यूट का कार्य करता है। आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल सब इसमें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल होता है ना, तो उसमें कभी कभी सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा आ जाएगा, सॉल्वेंट का मात्रा कम हो जाएगा। तो वहां उस समय में ये परिभाषा हमको दिखाना है कि हम ऐसे पढ़ेंगे कैसे हो। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पदार्थ किसी में घुल जाएगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसमें घुल जाएगा वो सॉल्वेंट। ये मेन कंसेप्ट होता है। तो आज यहीं तक आने दो, आप निकालो तुम लोग जो पढ़ रहे थे क्लास में, है ना। अब तुम लोग का टेस्ट होते जाएगा और टेस्ट होगा रेगुलर तुम लोग का, है ना। 12 का सर, 12 का। ये कॉपी के सप्ताह पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट है। और 11 का भी होगा। अगर जो भी चीज पढ़ो 11 पढ़ो 12 पढ़ो टेस्ट करो, क्योंकि अब हम 11 मान कर नहीं पढ़ाएंगे, 12 मान कर ही पढ़ाएंगे सारा, चाहे 11 का रहे या 12 का। तुमको भी सोचना हम 12 की पढ़ रहे हैं। निकालो, बंद कर दो वीडियो।